पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों रखी? तो केमिस्ट्री में तो सारा यही चलता है, आप लोगों को पता है क्यों 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 यही चलता रहता है। पाई मीन्स 180 डिग्री और वन 2 पाई मतलब 2 पाई मतलब उसकी 360 डिग्री हो जाएगा और आर उसकी रेडियस हो जाएगी। और उसकी रेडियस होगा, और परिधि बराबर 2 पाई आर हो जाता है। अगर एंगल के रिस्पेक्ट में ना कहें, पाई की वैल्यू 3.14, 22/7, 22/7, 3.14, तो 3.14 कैसे आई, कहाँ से आई थी वैल्यू? किसको? 22 को। 22/7 कहाँ से आया था फर्स्ट टाइम, कैसे उसके दिमाग में आया कि पाई इज इक्वल टू 22/7, है ना? क्योंकि आप लोगों को ऐसा डॉक्टर बनना कि अगर किसी को इंजेक्शन भी देंगे तो पता ना, फील ना हुआ बिल्कुल भी, है ना? ताकि ये बाहर पेशेंट आके कह रहे क्या गजब का डॉक्टर है, पता भी नहीं चला इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट किया है ना? क्योंकि हर बात के बारे में सोचना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री कहते हैं ना, दो दोस्त आपस में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं और उनकी बात किसी तीसरे के समझ में नहीं आ रही, तो क्या कहते हैं, यार इसकी केमिस्ट्री हमारी समझ में नहीं आ रही। तो केमिस्ट्री बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, लेकिन टेढ़ा नहीं है अगर आप टेक्निकली पढ़ें। टेढ़ा नहीं है अगर टेक्निकल, आओ बेटा, टेक्निकली पढ़ें तो टेढ़ा नहीं है, और आगे तक बैठेंगे पढ़ेंगे अगर आप लोगों ने, क्योंकि मैं वैसे बिजी लाइफ है मेरी, पर रिक्वेस्ट की गई है तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। लेकिन हाँ, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो भी कुछ आप मुझे कहोगे कि सब आपने इतना सिलेबस कराना है, तो सिक्वेंसली करा देना इनसे कह के। क्योंकि अगर बार बार में रिदम डिस्टर्ब होती है ना, मान लीजिए एक लेक्चर एक दिन हो गया, उसके बाद 4 दिन बाद फिर हुआ, तो फिर एक मजा नहीं आता कराने में। एक रेगुलरिटी के साथ, अगर एक रेगुलरिटी हो, रेगुलरिटी के साथ एक पढ़ाई हो, है ना, तो उस टाइप। अगर मैं कहूँ आपसे NO2 की नेचर चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय? NO2, NO2 पता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको पता है? देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को बिल्कुल हेजिटेट नहीं करनी, पढ़ते हुए बिल्कुल भी, कुछ भी पूछते हुए आपको हेजिटेट नहीं करनी, अगर आपको कामयाब होना है। और कितना जज्बा आप लोगों के अंदर होना चाहिए। आप लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, फ्रेड हॉज को जब फर्स्ट टाइम सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा था 2007 में, तो लास्ट में मैच के क्या कहा था, सचिन के पास गया था कि सर मुझे इस पे अपने ऑटोग्राफ, है ना? सचिन ने क्या लिखा था कि ये दिन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, दिस डे नेवर रिपीटेड इन योर लाइफ। तो उस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी, आप अंदाजा लगाइए कि दोबारा 31 मैच उन दोनों के आमने सामने हुए टोटल, बट वो सचिन को दोबारा आउट नहीं कर पाया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को 8 घंटे मस्ती में पढ़ना है, प्रेशर में नहीं। जो प्रेशर में पढ़ता है ना, वो तो 2 3 जा 6 नहीं कहता, 2 3 जा 8 बोलता है। वो 2 या 6 नहीं बोलता, वो 2 या 8 बोलता है, जो प्रेशर में पढ़ता है। एक तो सबसे पहले आपको प्रेशर फ्री रहना है, प्रेशर में नहीं पढ़ना। मान लीजिए आज मैडम ने आपको संकरण पढ़ाया, पढ़ा संकरण, तो मैडम ने लिखवाया कि द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सेम और नियरली सेम एनर्जी, टू गिव अ सेट ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन आप बाद में देखते हो तो TION आ रहा है। इंग्लिश में जहां भी कहीं TION आ जाता है, उसका मतलब प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। एजुकेशन है, एजुकेशन में बाद में क्या, TION, प्रोसेस है, एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी में जाना, प्रोसेस है। संकरण हिंदी में हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, प्रोसेस है, ये भी प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स क्यों करते हैं हम? यानी हमें, अगर मैं आपसे कहता हूं, चलो आप लोगों ने कहा कि, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे SO2 के S पर हाइब्रिडेशंस बताइए क्या हुआ। SO2 है आपके सामने, SO2 के सल्फर पर आपको हाइब्रिडेशंस बताना क्या है? क्योंकि आज मैं सिर्फ आप लोगों को, आज मुझे क्योंकि कॉलेज से अभी मैं अपने आया हूं इधर, अब आप लोग पहचाने, और पहचानने के बाद आप देखें कि आपको पढ़ना क्या है, और नो डाउट बिल्कुल बिना हिचकिचाए आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस। ये बिल्कुल आपने हेजिटेट नहीं करनी कि हाँ सर हमारे सामने खड़े तो शायद नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी आप पूछ सकते हो कहीं से भी। ऐसी कोई बात नहीं होगी, चाहे ऑर्गेनिक है, चाहे फिजिकल है, चाहे इनऑर्गेनिक। और नीट, क्योंकि थोड़ा सा टीचर्स को लेबर करके जाना होता है JEE के लिए, बट नीट के लिए तो टीचर, जैसा मैं आपने कॉलेज से आ गया सीधा आप लोगों के बीच में आके खड़ा हो गया, खड़ा होते मैंने कहा कि SO2 के S पर संकरण बताना है, तो आपको क्वेश्चंस नीट में क्या आएगा, विद इन कितने सेकंड्स में करना होगा,
60 सेकंड। सेकंड 60, लेकिन 60 सेकंड में क्यों नहीं करनी केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की क्या एवरेज क्या रखना, 20 सेकंड? क्यों 20 सेकंड रखना? क्योंकि 40 सेकंड पर क्वेश्चंस में बचा कर आपको कहाँ देना है, फिजिक्स में देना है। आपको बायो से टाइम बचाना है, अपने केमिस्ट्री से टाइम बचाना है, देना कहाँ है, फिजिक्स को देना है ना? और अपने आप पे सबसे पहले कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है। जितने भी आकर धनी आदमी आज हैं, चाहे वो अमेजन वाला कोई भी है, चाहे आपका विजॉय है, चाहे आपका कोई भी है, वो तो खैर हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, तो बाद की बात है। लेकिन अपने आप से संकल्प लें, कसम खाएं कि हाँ हमें डॉक्टर बनना तो बनना है, और बस इधर उधर खाम खा की बातों से बचना है आप, है ना? शायद मैंने आपको देखा हो मुझे पहले, नहीं, है ना? क्योंकि मैं आपके चेहरे से थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं, बट ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये नहीं बताऊंगा। अच्छा, क्या ट्रिक है आप लोगों के पास, बताओ। मान लीजिए संकरण SO2 के सल्फर पे कौन सा संकरण होता है, क्या बताएंगे? HP3 sp3, एस sp3 है, sp होगा, और CO2 के सी पे, CO2 के सी पे sp होगा। मान रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि sp होगा, मुझे नहीं पता अभी। आप लोग जो कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि दोनों पे क्या है, sp है, मैंने आपकी बात मान ली। चलो sp है, दोनों की शेप क्या है, शेप मतलब आकृति, दोनों की आकृति कैसी होगी? जब संकरण आपका sp है तो दोनों की आकृति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना? मैं 4:30 तक आऊंगा भाई, मैं आज उसमें हूँ GIC में। दोनों की आकृति क्या होगी, सेम होगी, बताओ। देखो मैं, क्योंकि देखो बेटा, मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं आप लोगों को एकदम से पहचान लूंगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, फिर मैंने आप लोगों के लेवल पर आना पड़ेगा, और फिर आपके लेवल को उठाकर अपने लेवल तक लाना पड़ेगा। ये एक टीचर्स की, अच्छे टीचर्स की तो यही पहचान। क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हाँ आपको ये क्यों नहीं आता, क्योंकि अच्छा टीचर कभी भी अपने मुंह से ये सेंटेंस नहीं बोले। क्यों? अगर आपको सब कुछ आता तो फिर यहाँ क्यों आते, यहाँ क्यों आए हुए हो? यहाँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आए। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। देखो क्या कह रहे हो हम आप लोगों से, SO2 पे भी आप sp संकरण कह रहे हो, CO2 पे भी आप संकरण sp कह रहे हो। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं SO2 में सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका 286 हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हुई, और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। इसका भी कितना हुआ, 6 हुआ। क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैंने इस SO2 को मैंने लिखा S+2 इंटू O, क्योंकि बंद बनाने में मैंने कहा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, तो आपने यहाँ 6 लिखा, +2 इंटू 6 लिखा, कितने हुआ बेटा, 18 वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। आपने पढ़ा हर किसी ने अष्टक नियम, आपने पढ़ा ऑक्टेट रूल। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्टेट रूल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर ही कोई तत्व क्यों निष्क्रिय होता है, कोई एलिमेंट इनर्ट क्यों होता है जब उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10 होने पे क्यों नहीं होता, 8 होने पे क्यों नहीं होता? चलो मेरी तो बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई अच्छा सा कोई स्मार्ट सा आदमी होता है जिसकी बॉडी बढ़िया होती है, जिम विम ज्वाइन करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या नौजवान लग रहा है, बोलते हैं ना, नौजवान कहते हैं ना। लेकिन कभी आपने सोचा उसे 10 जवान क्यों नहीं कहते, उसे 11 जवान या 8 जवान क्यों नहीं कहते, उसे नौजवान ही क्यों कहते हैं, है ना? ऐसा नाइन में क्या छिपा हुआ है कि उसे नौजवान, अरे क्या नौजवान लग रहा है, उसे नौजवानी क्यों कॉल करना है? फिर ऐसे किसी एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ही वो निष्क्रिय क्यों होता है? अगर 10 लेक्चर भी अटेंड कर लोगे इस तरीके से तो आपको पढ़ने का पता चल जाएगा। और केमिस्ट्री में मैं आपको लिख के देता हूँ, आस मोहम्मद के 176 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर। आस मोहम्मद है खेड़े का लड़का, खेड़ा इधर ही पड़ता है नकुड़ जाते हुए। तो केवल एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन छोड़ कर आया था, छोड़कर, क्योंकि छोड़कर आया था तभी उसके 176 मार्क्स बने थे। अगर उसे वो अटेम्प्ट कर लेता तो उसके 175 होते, क्योंकि एक नंबर उसका माइनस में चला गया। उसके 176 मार्क्स आए थे, लेकिन फिजिक्स में भाई के 38 मार्क्स थे।
तो आप केमिस्ट्री में तो आप भूल जा कि आप बिल्कुल हाँ आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मैं सिर्फ मुझे 10 लेक्चर का मौका दे और उसके बाद आप और मौका नहीं आप लोग पूछें कुछ भी कैसा हो गया कहाँ हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ SO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हैं? 18 को डिवाइड करो 8 से। टेट रूल को फॉलो कराया। 8 टू जा जो 8 से डिवाइड करके आएगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बारे में पता चलेगा। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द SO2 मॉलिक्यूल। SO2 अणु में कितने सिग्मा बॉन्ड है इस बात का पता आपको 8 से डिवाइड करने में पता चलेगा। फिर जो आपका रिमाइंडर जो आपका शेष बचा उसको हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में पता चलता है जिसे आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का पता चलता है 2 से डिवाइड करने। संकरण में सिग्मा बॉन्ड और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं, बाकी पाई बॉन्ड कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते, इस बात का आपको पता है। तो दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 2 2 और 1 3 हुआ। 2 + 1 3 हुआ। तो 3 वो आंसर है। इतने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने मिक्स करने पड़ेंगे। 8 से डिवाइड करके जो आंसर आया तो आया। अगर मैं आपसे कहता मैं आपसे पूछता कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द SO2 मॉलिक्यूल, मैं आपसे कहता कि SO2 अणु में कितना सिग्मा बॉन्ड है तो आपको सोचना ही था 10 सेकेंड। तो कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म सल्फर पर है 1। मैंने क्या कहा कि 8 से डिवाइड करने पे जो आंसर आया 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आया उनको जोड़िए आप। जोड़ने पे टोटल आपका 3 आया। 3 का मतलब इतने इतने कक्षक, इतने परमाणुीय कक्षक, इतने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने मिलाना है। तो कितने मिलाए 3। 3 का मतलब एक S मिलाया तो 2 कितना हो गया। तो इसका मतलब आपने गलत बताया, sp नहीं होता। एब्रेसेंस SO2 पे क्या होता है sp2 होता है। फिर कार्बन CO2 के कार्बन पे जब देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 2,4। O का कितना होता है 8 2,6। तो आप क्या कहेंगे सर इसको एटम की फॉर्म में अगर परमाणु की फॉर्म में लिखना हो तो C+2 इंटू O लिखो, क्योंकि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है। तो C के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। O के कितने हैं 6 हैं। 6 दूनी 12 और 4 कितने हो गए 16 हुए। 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर क्या आएगा 2 आएगा। कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 2 कक्षक आपने क्या करे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया। और 2 का मतलब क्या हुआ एक आपका S हुआ तो एक आपका P हुआ तो क्या कहेंगे sp हुआ। तो आपको पता चल गया कि यहाँ एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे निकालते हैं। और जब इस पर संकरण sp2 है और इस पर sp है इसका मतलब दोनों की आकृति सेम नहीं, दोनों की आकृति भी डिफरेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें ये सारी ट्रिक्स आनी चाहिए। क्योंकि जब मैं कोटा 3 साल मैंने कोचिंग करा, मैं राजस्थान में था, गवर्नमेंट जॉब बाद में लगी, वो 2009 में लगी हो तो 2006 से 9 तक मैं कोटा में रहा। तो वहां ये सब कुछ चलता है। ये वहां पर सब कुछ कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आया और क्वेश्चंस आते ही आपने कहा सर इस क्वेश्चंस के बारे में आपकी अप्रोच क्या होगी। अप्रोच यानी मेक द अप्रोच अबाउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के बारे में पहले आपने क्या करनी है अप्रोच बनानी है। और अप्रोच जिसको बनानी आ गई वो क्वेश्चंस कभी ऑप्शन उसका गलत नहीं होगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आया उसके बारे में आपको सोचना है कि कैसे सोचे इस क्वेश्चंस के बारे में, कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसके तरीका क्या है करने। अब आपने क्या लगा कि जैसे SO2 हुआ वैसे ही CO2 और SO2 दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं कह देता क्या दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चर ऑफ द SO2, यानी SO2 के समान संरचना वाला कौन है, तो ऑप्शन आप क्या लिखते, वो ऑप्शन लिखते CO2। क्योंकि आपका सोचते कि जैसे SO2 है वैसे CO2 है, तो ऐसा नहीं। तो फिर चलो ये तो बात हुई आपको ट्रिक। मान लीजिए अगर कोई भी कहीं से भी कोई पूछता है, अगर मैं I3 नेगेटिव आयन, क्या लिखा मैंने I3 नेगेटिव आयन लिखा है, मैं I3 नेगेटिव आयन की आप लोगों से आकृति पूछना चाह रहा हूं कैसी होगी। क्या संकरण से आकृति का पता चल जाता है ना, संकरण से आकृति का पता चलता है। तो संकरण का डिस्कवरर है लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसे इंडिपेंडेंटली यानी किसी के साझे में नहीं अनशेयर्ड 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला हुआ। लाइनस पॉलिंग को 2 बार का नोबेल प्राइज विनर है
और दोनों बाद अनशेयर नोबेल प्राइज विनर है, यानी किसी के साझे में नहीं मिला। तो कितना दमदार साइंटिस्ट रहा होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ये संकरण का जो खोज करता है, डिस्कवरर है, वो लाइनस पॉलिंग है। मैंने कहा कि I3 नेगेटिव है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया I3 नेगेटिव की आकृति होती है, द शेप ऑफ I3 नेगेटिव आयन इज, तो आपका आंसर क्या होगा? आप सोचते रहेंगे I3 नेगेटिव आयन है, इसकी शेप, इसकी आकृति कैसे पता करें, I3 नेगेटिव की शेप क्या होगी, आकृति क्या होगी, है ना। लेकिन आपको कैसे सोचना I3 नेगेटिव आयंस के बारे में, देखो I3 नेगेटिव आयन है, अक्सर समझ ही नहीं आ रहा कैसे इसकी शेप का पता करेंगे। क्योंकि शेप का पता तभी करेंगे जब उसके पास कोई सेंट्रल परमाणु हो, सेंट्रल एटम हो। तो आप क्या कहेंगे, ठीक है सर, हमें ना क्या करना है, I नेगेटिव लिख लिया। अब जिस बंदे ने पता चला कि इस I पे संकरण क्या है, इस I पे संकरण क्या है, तो एकदम से आकृति बता दे। तो आयोडीन एक हैलोजन परमाणु है। हैलोजन परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। कितने हैलोजन है? 3। 7 3 जा 21। माइनस कितना है? 1। जब माइनस होता है तो ऐड करते हैं, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अगर प्लस करते हैं तो माइनस कर देते हैं। अगर चार्ज प्लस में हो तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस में हो तो प्लस कर देते हैं। तो आपका 21 प्लस 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल? 22। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशंस में इन्वॉल्व होंगे, जो बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त किए जाएंगे। ये वो इलेक्ट्रॉन है। डिवाइड किससे किया पहले? 8 से डिवाइड किया। क्या आया आपका आंसर? 16। 8 2 जा 16 हो गया। कितना बचा आपका? कितने से डिवाइड किया? कितना आया? I3 नेगेटिव में अगर सेंट्रल एटम पर कोई एकांक इलेक्ट्रॉन को पूछता तो कितने आए? 3 आए, क्योंकि 2 से डिवाइड करके हमेशा एकांक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। 2 से डिवाइड करके हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बारे में पता चलेगा। तो I3 नेगेटिव आयन के पास अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कोई जानना चाह रहा है तो कितनी है? 2। 8 2 जा, क्योंकि ये हमेशा 8 से डिवाइड करके जो आएगा वो सिग्मा बॉन्ड के बारे में आएगा, और 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो LP यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा। दोनों को ऐड करना, तो दोनों को ऐड किया तो कितना बना आपका आंसर? 2 प्लस 3 बना आपका 5 बना। 5 में संकरण क्या होगा सर? एक तो S होता है, क्योंकि काउंटिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल में स्टार्टिंग कहां से करते हैं? S से करते हैं। एक S होगा, 3 P होंगे, क्योंकि होते ही 3 P है। तो एक S हुआ तो 3 P हुआ। कितने हुए दोनों जोड़ के? 4। करने कितने टोटल? 5। D में से कितना ले लिया? 1 D ले लिया। क्या बना हाइड्रेशन से आपका? sp3d। अगर sp3d संकरण है तो संकरण के अनुसार इसकी आकृति sp3d के ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। लेकिन इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आने की वजह से इसकी आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर रेखीय है, लीनियर है। एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा ये आपके पास नीट में, कि किसी भी आयंस की किसी भी, अच्छा मुझे बताइए आप, एक होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक होता है शेप। तो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है? एक होता है ज्यामिति, एक होती है आकृति। मैं कह रहा हूं कि इसकी जो शेप है, I3 नेगेटिव के लिए मैंने ज्योमेट्री नहीं बोला। मैं कहता CO2 की तो ज्योमेट्री लीनियर है, SO2 के लिए मैं ज्योमेट्री यूज ही नहीं करूंगा। अगर किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे अणु की हमेशा ज्यामिति होती है। अगर किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो उसको हमेशा उसकी शेप, उसकी आकृति कहें। ज्यामिति और आकृति में यही अंतर है, ज्यामिति और आकृति। अगर ज्यामिति का मतलब यह है कि ऐसा अणु जिसके केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है तो उसे क्या कहोगे? शेप कहें, उसे शेप कहें। तो यहाँ I3 नेगेटिव आयंस की शेप कहा मैंने पहले, मैंने ये नहीं कहा व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ I3 नेगेटिव आयन, मैंने कहा व्हाट इज द शेप ऑफ I3 नेगेटिव आयन। तो फिर आपने क्या कहा कि लीनियर। ये तो खैर बाद की बात है, क्योंकि आपको क्या करना, केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी, MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद आपका हाइब्रिडेशन। ये 3 के 3 टॉपिक आपके कंटेस्ट होने चाहिए। अब आप उधर से पूछना शुरू करें मुझे क्या क्या आप लोगों को पूछने की, क्या बिल्कुल बिना हिचकिचाहट। मैंने इतना इसलिए बोला है कि आप लोग हेजिटेशन ना करें बिल्कुल भी, ठीक है बेटा।
बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी, और हमेशा कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है, कोई भी हो जाए उसको। आप लोग मुझे धीरे धीरे करके जो भी आप लोगों को लगता है कि सर, जैसा मैं कहता हूँ आपसे, फॉर्मल चार्ज आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मल आवेशन, फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं? मान लीजिए आपको परिभाषा बतानी फॉर्मल चार्ज की, ये डस्टर ना रखते बेटा, यहाँ कपड़ा कहियो इनसे, सर से कपड़ा रखेंगे क्योंकि उससे फटाफट साफ हो जाता है, डस्टर से थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, कपड़ा कहियो। तो फॉर्मल चार्ज के लिए एक आपके पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, V माइनस एल प्लस हाफ एस। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? और फॉर्मल चार्ज को डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा आपसे कोई पूछता है अगर, भाई इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या होगी डेफिनेशन इसकी? अगर मैं आऊंगा तो सब आप एक बार एक मैसेज कन्वे कर देंगे ना, तो मुझे इतना पता, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे ना, तो क्लास भरी रहेगी पूरी, एक भी नहीं छोड़ सकता। अगर आप सलीके से, अगर आप ब्रेन इंटरेस्ट के साथ, आपको प्रेशर नहीं, फील करना है लेक्चर को, अगर आप फील करोगे लेक्चर, तो एक भी स्टूडेंट अब्सेंट नहीं रह सकता, मुझे इतना पता। क्योंकि आज भी मेरे कॉलेज में अगर मुझे बच्चे जब आते हैं ना, तो जिस दिन अगर मैं कहीं कह देता हूँ ना, पहले कल मैं छुट्टी पर आऊंगा, तो उस दिन बच्चा नहीं आता। फिर जिस दिन मुझे पता, अच्छा आज इतनी भीड़ क्यों है, तो आज सर आए हुए हैं। तो यही बात यहाँ पे होगी कि बस एक बार आपको सलीके से पढ़ना शुरू कर दें, फटाफट पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन जितने भी मेरे लेक्चर लगवाने होंगे वो एक सीक्वेंस में लगवाइए, समझ गए ना? वो नहीं कि आज मान लीजिए आ गया मैं, और फिर उसके बाद 8 दिन 6 दिन बाद आ रहा, जो आज बताया और फिर भूल भाल जाओ। जितना भी कोई मुझे कहोगे, वैसे मेरी पीएचडी जो है ऑर्गेनिक में है, बट फिजिकल इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट रहा हूँ, और आईआईटीएन से पीएचडी, तो आईआईटी पीएचडी तो आप समझ सकते हो, वहां तो अगर स्वीपर भी स्वीप करता है, झाड़ू लगाता है, तो वो भी इसी स्टाइल से लगाता है कि डस्ट ही नहीं उठती, डस्ट उठती है, बट वहां नजरिया ऐसा हो जाता है कि वहां हमें फील होता है यार, ये स्वीपर स्वीप कर रहा है बट डस्ट नहीं उठती। तो वहां का एक ऐसा एटमोसफियर होता है, और उस एटमोसफियर में मैं 3.5 साल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों से कैसे लेबर करानी, कैसे आपकी नींद उड़ानी है, और जिस दिन जिस स्टूडेंट की नींद उड़ जाएगी, उसी को कामयाब हो जाएगी। नींद उड़ानी है बस आप लोग, टीचर का काम होता है कि उसको एनर्जेटिक बनाना, और एनर्जेटिक जैसे ही बनेगा तो वो एकदम से भूल के अगर मोबाइल में बैठेगा भी, वो अपने आप से कहेगा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? क्या है, काम करो, तो पढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज अगर कोई कहता है, देखिए फॉर्मल चार्ज के बारे में दिया किसने था सबसे पहले? जीएन लुइस के बारे में पता है आपको? जीएन लुइस, जीएन लुइस, लुइस धारणा का पता है? लुइस बिंदु संरचना, है ना? है? लुइस क्वेश्चन, लुइस जैसा लुइस एसिड, लुइस बेस, है ना? जीएन लुइस, वो था गिलबर्ट न्यूटन लुइस। जैसे कहते हैं कि यहाँ इसकी CO2 की लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस डॉट संरचना बनाओ, तो क्या करेंगे आप? सी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए, ओ के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए, फिर इधर वाला ओ लिखा आपने, इसके 4 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाए, हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसे क्या कहते हैं आप? लुइस डॉट स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर। तो जीएन लुइस बेचारा ऐसा हुआ है, एक साइंटिस्ट, ये सर 41 टाइम्स नॉमिनेशन हुआ था इसका नोबेल प्राइज के लिए, 41 टाइम्स, बट भाई को नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसका मतलब इसकी सारी आधी अधूरी बातें रही, कि कोई भी बात ऐसा सटीक नहीं दे। तो यहाँ क्या था? फॉर्मल चार्ज उसे कहते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है ये, यहाँ पे क्या कहोगे आप? माइनस का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब अलग, अकेले, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड ऑन दस ऑन असाइंड टू दैट एटम इन द लुइस डॉट स्ट्रक्चर। इस संरचना में इस कार्बन के अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने कहोगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। फिर ये तो कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु पर आप फॉर्मल आवेश निकालना चाह रहे हो, आपने CO2 के C पर फॉर्मल चार्ज निकालना, तो जिस अणु के केंद्रीय परमाणु या बाहर वाले परमाणु का फॉर्मल आवेश यानी फॉर्मल चार्ज आप ज्ञात करना चाह रहे हो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बाद उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ कोई है ही नहीं, 0। फिर उस स्ट्रक्चर्स में देखो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 तो इधर हैं, 4 इधर हैं, तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। तो 2 से डिवाइड किया 4 हो गया, तो 4 - 4 का मतलब क्या हुआ? 0।
अगर किसी अणु के किसी परमाणु पर फॉर्मल चार्ज 0 है, तो आपको ये सोचना कि सर आप जो फॉर्मल चार्ज में पढ़ा रहे हो, इस फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है, काम क्या है? फॉर्मल चार्ज का काम है किसी भी अणु के किसी परमाणु पर उपसह संयोजी बंध का पता करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पता करना। अगर CO2 पर फॉर्मल चार्ज 0 आया, तो CO2 के C पर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड संभव नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज का काम सिर्फ और सिर्फ किसी भी अणु में इस बात का पता करना कि इस अणु में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। अच्छा मुझे बताइए आप, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही किन्हें कहते हैं? वे सभी ऑर्गेनिक स्पीसीज या वे सभी केमिकल स्पीसीज जिनमें धनावेश पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ, है या नहीं है? नहीं, क्योंकि आपको बताना है कि यहाँ मान लीजिए NH4 प्लस है, अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे? जिनकी टेंडेंसी, जिनकी प्रवृत्ति एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की होगी, जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की होगी वो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जिन्हें इलेक्ट्रॉनों से लगाव है, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। H3O प्लस की स्ट्रक्चर आपने देखनी है, हर किसी बंदे को पता कि H2O की ये स्ट्रक्चर है, और H2O के O पर 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, हर किसी बंदे को पता। यहाँ एक H प्लस आयन आया, H प्लस का मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने अपना पूरा पेयर इसको दे दिया, दे दिया, देने के बाद यहाँ H, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि ये कह रहा है, वो कह रहा है कि यार ये तो भूखा आया था, इसके पास कुछ नहीं था, इसको तो इलेक्ट्रॉन मैंने दिए। जैसे कोई स्टूडेंट, जैसा कोई आपका साथी चला जाए ना आपकी पैंट या शर्ट पहन के किसी शादी में, और वो वहां से ही उसे रुका नहीं जाएगा, अरे यार मेरी शर्ट देख कितनी अच्छी लग रही है ना, कहेगा ना मेरी शर्ट, तो यानी ये जताना कि हाँ ये मेरी शर्ट पहन रहा है। तो यहाँ ओ बता रहा है एच को, इसके पास कुछ नहीं था जब ये आया था, तो बिल्कुल खाली था, बट मैंने इसको दिया है सब कुछ। यानी यहाँ पे जो साझे का इलेक्ट्रॉनिक है ओ के और एच के बीच में, वो अकेले ओ की ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अगर इसका फॉर्म और एक एकांक इलेक्ट्रॉनिक आपका जो का जो रह गया। अगर मैं आपसे H3O प्लस में O पर फॉर्मल चार्ज निकालूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू से पता चलेगा हाँ H3O प्लस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फॉर्मल चार्ज का और कोई औचित्य, कोई मतलब कुछ नहीं, मीनिंगलेस है। सिर्फ इस बात का पता करना होता है फॉर्मल चार्ज से कि किसी अणु के किसी परमाणु पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं। अगर फॉर्मल चार्ज की कुछ वैल्यू आ रही है तो उस अणु में ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा लो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहां पर आपने देखा एकांक इलेक्ट्रॉनिक हुआ और 3 सिग्मा बॉन्ड आए, हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड और एकांक इलेक्ट्रॉनिक। जिस पे भी एकांक इलेक्ट्रॉनिक होता है वो डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता कहलाता है, और उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो H3O प्लस में O पे पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की है, लेने की नहीं। और NH4 प्लस में पॉजिटिव चार्ज है बट फिर भी, ठीक है। तो आप एक कप करके मुझे बिल्कुल सिक्वेंसली आप पूछें मुझे, आपको क्या क्या ऐसी कोई बात केमिकल बॉन्डिंग में जब 12th आपने किया, 12th में ना समझ आई हो, फिर मैं अपने हिसाब से आप लोगों का, क्योंकि अलग अलग पेज पर पढ़ना होगा, व्हाइट पेपर लगा के रखेंगे, व्हाइट पेपर लगाएंगे, उसे स्टेपलर करेंगे, व्हाइट पेपर को 15 पेज या 20 पेज में केमिकल बॉन्डिंग तैयार हो जाएगी, स्टेपल करके उसे अलग रख देंगे। फिर किसी दिन कहीं जा रहे हैं, अगर आप अपने घर भी कहीं जा रहे हैं तो साथ में वो आपके बैग में होना चाहिए, कि कहीं बैठे भी हो बदल दे पेज, बुक नहीं, पेज बदल दे बस बैठे बैठे उसे देखो, क्योंकि एक चैप्टर को, कहीं एक टॉपिक को 3-4 बार देखना होता है। हाँ भाई कैसे इसको 3-4 बार देख लोगे यार, कंडीशन याद करनी होती है। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप कुछ भी मुझे पूछिए, तो मुझे कुछ भी का मतलब यह है कि मुझे कंडीशंस आती है, मेरा रटा हुआ नहीं कुछ है कि मुझे इस पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी समझ रहे ना? वो कंडीशंस आप लोगों को सीखनी है, और वो कंडीशन तुम्हें आ गई, हाँ मैं आ गई, पूछो चलो कुछ बात।
पहला मेरा क्वेश्चन था कि आप लोगों को संकरण में दो या दो से ज्यादा परमाणु कक्षकों को आपस में मिलाते हैं, उन्हें क्यों मिक्स करते हैं? यानी संकरण एक वह प्रक्रिया है, संकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत दो या दो से ज्यादा समान ऊर्जा या लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों को आपस में मिलाने के बाद समान ऊर्जा व समान आकृति के संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। तो मिलाने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी आकृति अलग अलग है, उनकी एनर्जी अलग है। फिर मिला दिया, मिलाने के बाद आकृति कैसी होगी? सेम। एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। देखिए, अच्छा लाइनस पॉलिंग को सबसे पहले क्या कहा था? यानी ये मुझे एक बार बताओ आप, मैं लिख रहा हूं BeCl2 लिखा है बेटा। BeCl2 में मैंने लिखा B सिंगल बॉन्ड Cl, B सिंगल बॉन्ड Cl, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना। क्या इन दोनों सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है या अलग अलग है? मैं कह रहा हूं दोनों सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यानी बंद दूरी, ये बंद दूरी और इस बंद की बंद दूरी सेम है क्या बेटा? यस सर। और दोनों बंद की ताकत यस सर। सेम है। सेम है। लेकिन अब आप देखिए, Be का एटॉमिक नंबर क्या कहोगे? दूसरे नंबर पे क्या हो जाते हैं? जितने नंबर का सेल्स उसके उतने ही सब सेल्स होंगे, जितने नंबर का कोष उसके उतने ही उपकोष होंगे। पहले नंबर का कोष है 1s, इसका एक ही उपकोष है बस, तो ऐसी है। दूसरे नंबर पर 2s हुआ, तो 2s के पास 2p होगा, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन उसके पास। तो आपने लिखा यहाँ पर, पहले आपने लिखा कि Be का सर इसको तो आप एक तरफ कर दो, ये बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होगा। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनका आपस में बॉन्ड, तो आपने लिखा यहाँ पर 2s लिखा, 2s2 और 2p आपका 0। अब आपका अगर बेरिलियम के पास मैं कहता हूं कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ p के पास कितने हैं? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक किसी परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। फिलहाल यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइडेड करते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने पर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2p में एक्साइटेड हो जाएगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दो। अच्छा, हाँ मुझे यही तो, बच्चे कह रहे हैं कि प्योर हिंदी में बोल रहे थे। हाँ मुझे, बेटा मैं तभी तो कह रहा हूँ, मुझे आपको, यानी मैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हूँ, है ना? तो आप मुझे बताएंगे ना कि सर इंग्लिश यूज करनी या हिंदी यूज करनी? सर दोनों यहाँ बच्चे हैं इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, मुझे, हाँ मैं तभी तो आप कह रहा हूँ कि आप मेरे लेवल पर आने के लिए मुझे एक दिन का तो टाइम है ना। क्या करें? ये कह रहे सर मेरे समझ में आता है, हिंदी में बताते हैं ना। अच्छा, हिंदी में आपकी समझ में नहीं, आप मुझे बताइए। देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश में तो मेरा भी हाथ टाइट है, सॉरी उसमें हिंदी में अगर मैं कभी लिखूंगा ना और मात्राएं कहीं छोटे बड़े को कर दूंगा तो मजाक मत बनाना, क्योंकि हिंदी मेरी भी, मैं भी कभी हिंदी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मेरी भी टाइट है। वो तो मुझे हिंदी इसलिए आ गई क्योंकि कॉलेज में वहां मुझे देखता रहता हूँ बुक बैठ के हिंदी में, क्योंकि वहां तो हिंदी में कराना होता है। बट हिंदी में मेरा भी हाथ टाइट है, तो बस मुझे मात्राएं अगर मैं कभी छोटी बड़ी की कहीं छोटे बड़े की मात्रा कर दूंगा तो मजाक मत बनाना, बस मैं पहले ही कह रहा हूँ। है ना? तो देखो क्या कहता हूँ मैं, ये ये आपका 2s हो गया बेटा। फिलहाल 2s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसके साथ कोई दूसरा एटम बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। मैंने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचाया? 2p में पहुंचा दिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था इसे कहते हैं, किसी को एनर्जी देनी हो, है ना? तो एनर्जी दी, तो इसके पास, अब बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? दो। पर किसी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मोनोवैलेंट एटम किन्हें कहते हैं? जिन एटम्स को एक इलेक्ट्रॉन देने पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता हो, उसे कहते हैं मोनोवैलेंट एटम। क्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है। तो क्लोरीन यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेरिलियम इसका मतलब है कि टू क्लोरीन के साथ बेरिलियम 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखो ध्यान से, एक आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ यहाँ पर, ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स किसका है? क्लोरीन का।
और डार्क इलेक्ट्रॉन किसका है? बेरिलियम का। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये बेरिलियम का हुआ, तो एक किसका हुआ? ये क्लोरीन का। यहाँ क्या है आपका? 2p है। इसे px कहता हूँ, इसे py कहता हूँ, इसे मैं pz कहता हूँ। यहाँ ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हुई? ध्यान से देखो, एक सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस वाले सिग्मा बॉन्ड का, ये 2s तो है किसका? 2s तो है बेरिलियम का। और 3p किसका है? क्लोरीन का। क्योंकि जो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है किसमें हो? 3p में है। तो यहाँ ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई बेटा? s के और p के बीच में ओवरलैपिंग हुई। यहाँ 2s के सॉरी 2p के और 3p के बीच में ओवरलैपिंग हुई। समझ रहे हो दोनों बात? यस सर। इधर वाली ओवरलैपिंग 2s बेरिलियम का और 3p आपका क्लोरीन का। ये वाली ओवरलैपिंग किस किस के बीच में? 2s 3p के बीच में हुई। इधर वाली ओवरलैपिंग 2p और 3p के बीच में हुई। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक एस एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, एक एस पी की ओवरलैपिंग से बना, एक पी पी की ओवरलैपिंग से बना। ये 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। इन तीनों सिग्मा बॉन्ड को इनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्या कहोगे? अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग 3 सिग्मा बॉन्ड, एस एस, एस पी, पी पी। अच्छा। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है बेटा? ओवरलैपिंग रीजन पर। ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं क्या कहता हूं, देखिए जब एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हुई, तो ये आपका एस, ये आपका एस, ये आपका एस, तो ये आपका पी, ये आपका पी, तो ये आपका पी। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा होगा, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यहाँ एस के और पी के बीच की ओवरलैपिंग, इसकी स्ट्रेंथ कम। यहाँ पीपी के बीच में ओवरलैपिंग, इसकी स्ट्रेंथ, तो ये कम तक, ये कौन सा ताकतवर हुआ? और अभी आपने क्या कहा सर, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी। सर हाइब्रिड से तो यस, लाइनस पॉलिंग यही देख रहा था कि यार ये जो इधर वाला सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इधर वाला सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये तो दोनों की ताकत अलग अलग होनी चाहिए थी, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी। बीसीएल के दोनों जो बीसीएल बॉन्ड हैं, वो सेम स्ट्रेंथ के हैं, इक्विवेलेंट हैं। दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? सेम स्ट्रेंथ। तो सेम स्ट्रेंथ कैसे आएगी? ये तो सोच रहा था वो कि यानी ये ओवरलैपिंग एस और पी के बीच में, ये ओवरलैपिंग पी पी के बीच में, दोनों ओवरलैपिंग क्या है? अलग टाइप की है। ये वाली ओवरलैपिंग अलग टाइप की, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर पीपी के बीच में ओवरलैपिंग होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है। एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो उसकी बॉन्ड ठीक है। तो इस बात को भी अगर आप देखते हो, तो क्या कह रहा हूं मैं, दोनों बीसीएल बॉन्ड अलग है। अगर ऐसे देख रहे हो, अगर ओवरलैपिंग के हिसाब से देख रहे हैं, एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग पे अगर बात कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग के हिसाब से दोनों बीसीएल बॉन्ड अलग है। और लेकिन जब लाइनस पॉलिंग ने स्टडी किया, एक्सरे एनालिसिस किया, दोनों बीसीएल बॉन्ड क्या है? सेम है, दोनों सेम है। तो सेम का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ये दोनों, ये वाला, और वैसे भी एनर्जी किसकी ज्यादा है? 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी, क्योंकि पता है आपको 1s की सबसे कम, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की। आप वो प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? 2p की ज्यादा है। तो यहाँ 2p की एनर्जी ज्यादा है, 3p के साथ ओवरलैपिंग। ये अलग एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है, ये अलग एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों की स्ट्रेंथ अलग है, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग है। लेकिन जब लाइनस पॉलिंग ने स्टडी किया, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या थी? सेम थी। दोनों की स्ट्रेंथ क्या थी? सेम थी। अब ये होगी कैसे? ये कब होगी? जब आप इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे। देखो कैसे मिक्स करेंगे। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग। यहाँ आपका 2s ऑर्बिटल है, यहाँ आपका 2p, आपका px py pz है। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपका खाली है। मैंने क्या किया, इसको एक्साइटेड स्टेट में कहा चला जाएगा इलेक्ट्रॉन इसका? तो s का एक इलेक्ट्रॉन पी में p में चला गया। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब आप क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया, ये आपके दोनों खाली हुए, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ हो गया। अब इन दोनों को मिक्स करना है। इनको मिक्स करने के बाद, मान लीजिए मैं, मेरे 50 रुपए हैं, और आपसे किसी से कहता हूं भाई तो 80 रुपए लगा। दोनों ने कोई काम शुरू किया, एक ने 50 रुपए दिए, दूसरे ने 80 रुपए दिए। एक महीने बाद उनमें डिस्प्यूट हो गया। वो क्या कहते हैं, दोनों बांट लो आधे आधे।
फायदा किसको होगा? तो जब ये दोनों आपस में मिक्स करें मुझे, तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी? कम वाले की बढ़ेगी और ज्यादा वाले की। यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं? मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब आपस में मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आप क्या कहोगे कि सर जो पी वाली थी ना वो तो आ गया नीचे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और ये जो दो ऊपर थे ना आपके कौन कौन से? पी वाई और पी जेड, वो कहाँ रहने? ऊपर। अपनी उसमें ही रहने हो, तो पोजीशन में जहां है ये पी वाई है तो ये पी जेड है। और ये जो आपका 2s था नीचे, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी घटेगी जब मिक्स करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा 50 और 80 के बारे में। तो क्या हो गया, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी अब आपकी? सेम होगी। अब ये भी sp कहलाया, ये भी sp कहलाया। ये sp का नाम कैसे क्यों रखा मैं sp, दोनों ये sp कहलाया। एक s मिला था, दूसरा एक px मिलाया, एक s मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद दोनों का नाम अब ना तो इसका नीचे यहाँ तो रहा ही नहीं, अब ये यहाँ तो खाली हो गया। यहाँ दोनों के नाम, एक इसका भी sp इसका भी sp, ये दोनों वैकेंट हैं तो खाली है py pz, तो दोनों का नाम क्या रखा? sp है ना। तो आप क्या कहोगे? 50% कैरेक्टर ऐसे 50%। 50% तो उसका होगा, 50% उसका हो गया, दोनों का। आपके पास देखे कैसे करते, मिक्सिंग कैसे करते। ये दो कलर हैं आपके पास, एक आपके पास ब्लैक कलर है 100 ग्राम, चलो 50 ग्राम मान लेता हूं, और 50 ग्राम आपके पास रेड कलर है, दोनों 50-50 हैं। दोनों कलर को मैंने एक साथ कर दिया, कैसा कलर बनेगा? ब्लैक को भी यहां रखा, रेड को भी रखा, 50 ग्राम ब्लैक 50 ग्राम आपका रेड, मिलाने के बाद मेरे पास दोनों बीकर खाली हो गए। इन दोनों बीकर में मैंने वापस फिर 50-50 कर दिया। तो मैं कह रहा हूं पहले वाले बीकर का कलर कैसा है? मिक्स्ड है। दूसरे वाले बीकर का कैसा है? सर क्यों मजाक कर रहे हो, वही पहले वाला तो बीकर है ये। आप क्या कहोगे? दोनों का कलर बिल्कुल सेम, तो दोनों को क्या लिखेंगे? बी आर लिखेंगे। दोनों के नीचे क्या लिखोगे? ब्लैक भी है रेड, तो ऐसे दोनों मिक्स हो गए तो क्या लिखा? ऐसी लिखो। अगर आपके पास देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई CH4 में C पर हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3 होता है, लेकिन CH4 में देखो ध्यान से इधर, क्योंकि किसी बात को पकड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अब आपको पता चल गया ना कि अब ये sp की जो ओवरलैपिंग होगी, sp और sp की जब ओवरलैपिंग होगी तो दोनों बॉन्ड क्या होंगे? सेम, क्योंकि बेरिलियम के साथ दोनों बॉन्ड अब क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक छोटा लोब और दूसरा बड़ा लोब है, दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ बेरिलियम के एक साइड आपका क्या हुआ? ये वाला लोब, दूसरी साइड क्या हुआ? ये वाला लोब। यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोरीन, यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोरीन। दोनों तरफ आ गया आपका। अब दोनों की, क्योंकि ये भी sp है ये भी sp है, sp किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा? sp3p के साथ ओवरलैपिंग कर। अब ये दोनों ओवरलैपिंग सेम टाइप की है। अच्छा मुझे बताइए क्या CH4 में चारों CH बॉन्ड एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे हैं, लेकिन अगर देखते हो आप वैसे जैसे मैंने अभी बताया, क्या कार्बन का 6 है, 2,4 है, बता सबको, तो आपका क्या कहेंगे इसे? 1s2 कहेंगे, 2s2 कहोगे, 2p2 कहोगे, कितने हो गए? 4, 2p2 हुआ। क्या कहोगे? 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो कार्बन के पास फिलहाल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। कितने मोनोवैलेंट एटम ले सकता है? दो। इसका मतलब कार्बन का सबसे पहला हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए था? CH2 होना चाहिए था, लेकिन CH2 नाम का तो कोई कंपाउंड स्टेबल है ही नहीं, ये होना चाहिए था। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 हुए। इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर 8 करने की है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है, कार्बन का ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपने क्या किया कि सर इसे ना एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं पहले, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ लेंगे? यहाँ। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के पास? अब 3 है ना, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक आपका 2s हुआ, और यहाँ कितने भी है? 2p में ये पहले वाला क्या कहोगे? px कहोगे, py कहोगे, pz कहोगे, तो 2s। यानी मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे जो h का इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है?
1s, 1s और कार्बन का क्या होगा 2s। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हुई ये वाली CH4 में, क्या कह रहे हो आप, ये वाली ओवरलैपिंग समझो इसके बारे में क्या होगा कि सर ये वाली ओवरलैपिंग 2s और 1s के बीच में हुई। 2s तो कार्बन का, 1s हाइड्रोजन का, तो एक 2s और 1s के बीच में, ये 1s तो इसका हो गया और ये 2s दूसरे वाली ओवरलैपिंग 2px, ये तो हुई 2px। 2px किसका है कार्बन का, 1s किसका है हाइड्रोजन का। ये अगले वाला क्या हुआ 2py और ये क्या हुआ 1s। यहाँ क्या कहोगे सर 2pz 1s। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, ये तीनों तो चलो sp के बीच में ओवरलैपिंग हो रही, इन तीनों को तो एक जैसा मान लेते हैं, ये तो अलग है बिल्कुल। ये ओवरलैपिंग तो किसके बीच में हो रही है एस एस के बीच में हो रही है, ये ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है एस और पी के बीच में हो रही है। पी कार्बन का है एस हाइड्रोजन का है, चलो ये तीनों अगर सेम है बट ये चौथा तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप विदाउट मिक्स किए हुए, बिना मिक्सिंग के अगर आप देखते हैं, बिना मिक्सिंग के CH4 के चारों CH बॉन्ड अलग अलग है, क्योंकि PX PY PZ भी अलग अलग ओरिएंटेशन है उनका भी, अभिविन्यास अलग अलग है, ओरिएंटेशन उनका भी अलग है। तो यहाँ चारों के चारों बॉन्ड क्या हो गए डिफरेंट है, लेकिन चारों बॉन्ड CH4 में क्या होते हैं एक जैसे होते हैं। एक जैसे क्या हो गए, जैसे अभी मैंने बेरिलियम का मिक्स करके देखा ऐसे इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या आएगा आपका सेम आ जाएंगे 4sp3। अगर आप 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे, 4 का मतलब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, आपके पास एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, इनमें मैं कलर अलग अलग ले रहा हूं, यहाँ ब्लैक कलर, यहाँ येलो ले लिया चलो, यहाँ रेड, यहाँ ऑरेंज, चारों अलग अलग है। कितने हुए आपका 400 ग्राम आपका पूरा हो गया। ये चलो मैं एस मान लेता हूँ, इसे PX मान लेता हूँ, इसे PY, तो इसे क्या कहता हूँ PZ। अब इन चारों बीकर यानी 400 ग्राम में तो खाली हुए ना आपके 4 बीकर, इनको वापस फिर मैं 100 ग्राम से फिल करता हूँ। कौन सा कलर होगा पहले बीकर में ब्लैक कलर, मिक्स होगा बेटा, ब्लैक क्यों कहोगे चारों कलर होंगे बेटा, है ना अच्छा। मस्त ब्लैक कलर का है, इसलिए नहीं इंटरेस्ट लेके पढ़िए ऐसी कोई, ठीक है, क्योंकि पहले आप लोगों को सीखना समझना यही होगा, क्योंकि आज तो मैं वैसे ही करा रहा हूँ, जब तरीका लेक्चर का होगा टू द पॉइंट नोट कर करके लिखवाएं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाई हुआ करती, ये पढ़ाई नहीं होती, नोट करके लिखवाते, नोट करिए। और जिस दिन आप 100 पेज को 10 पेज में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। 100 पेज को 10 पेज में कन्वर्ट करना जिस दिन आपको आ जाएगा, क्योंकि आप 100 पेज पढ़ो, 100 पेज को जब 10 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो इसका मतलब समरी कर ली और समराइज करके आपको पढ़ना है। तो आज तो मैं थोड़ा सा वैसे कि आपको मिक्स क्यों करा है, तो यहाँ पर चारों के चारों पे क्या लिख रहे हो यहाँ सर, इसमें ब्लैक भी है, येलो भी है, रेड भी है, ऑरेंज भी है, BYRO। चारों के नीचे क्या लिखेंगे तो चारों के नीचे क्या लिखा, यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे SPX PY PZ, SP है, इसमें PX भी है, इसमें PY भी है, इसमें PZ भी है, तो चारों पे क्या लिखेंगे SPX PY PZ। यहाँ भी लिखा आपने SPX PY PZ, SPX PY PZ। अगर आप PX और PY और PZ को क्या मान लें आप P मान लें, केवल P मान लें, तो क्या कहोगे बार बार ना लिख के क्या लिख देंगे इसको sp3 लिख देंगे, क्योंकि अगर मिक्स करने से पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो क्या होगा अलग अलग एनर्जी के बाद अलग अलग स्ट्रेंथ के CH बॉन्ड फॉर्म होंगे। मिक्सिंग के बाद सारे के सारे किसके बनेंगे सेम एनर्जी और सेम बॉन्ड लेंथ के बनेंगे। तो समझ आई क्या बात है कि यहाँ कैसे मिक्सिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप लोगों को सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्यों मिक्स कर रहे हैं हम, मिक्स ना करें तो क्या होगा, अगर मिक्स ना करें तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ के और डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ के CH बॉन्ड फॉर्म होंगे। मिक्स करने के बाद सेम स्ट्रेंथ और सेम शेप के सेम बॉन्ड लेंथ होगी और सेम उनके स्ट्रेंथ होंगे। लेकिन आप लोग कुछ पूछ तो रहे नहीं मुझे बेटा, क्यों भाई
आप लोग पूछ तो कुछ नहीं रहे हो। क्योंकि हमें समझ आ रहा है। अच्छा समझ हाँ इंग्लिश में इधर देखो ध्यान से। वो मैंने हिंदी में बताया था, मैं अब आपको इंग्लिश में बताता हूँ। देखो बेटा, if there are no lone pair of electrons present on the central atom, then we predict the geometry of the molecule. If there are no lone pair of electrons present on the central atom, then we predict the geometry of the molecule. If two or more, या one or more, if one or more lone pair of electrons present on the central atom of a molecule, then we predict the shape of the molecule. ध्यान से देखो इधर, आपके पास ये ए बी है, ए बी टू है, ए सेंट्रल एटम है, बी आपका बॉन्डेड एटम है जो उसको सराउंड करेगा, उसको घेरेगा। ए बी आपका 4 है, ए बी आपका 5 है, ए बी आपका 6 है और ए बी आपका 7 है। यहां ये तो लिखे मैंने मॉलिक्यूल बेटा, समझ रहे हो, और यहां लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं यहां पर, और यहां लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर। देखो पॉइंट, अगर मैं क्या कहता हूं इस पर, यानी ए पर बता रहा हूं मैं हाइब्रिडेशन आपका, इसमें बता रहा हूं बेटा ए पर कौन सा होगा, बताओ मुझे, ए बी टू में ए पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? दो बॉन्ड पेयर है, तो दो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, एस पी, इस पर कितने हैं, 3 है, एस पी टू, एस पी थ्री, एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी थ्री। ठीक है, क्या कहोगे, लीनियर, इसे क्या कहोगे, ट्राइगोनल प्लेनर, इसे क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल, इसे क्या कहोगे, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहेंगे। और अगर ये है तो क्या कहोगे, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, इसे क्या कहोगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल पेंटागोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा, ये आपका पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो। ये तो हुई सारी बेटा आपकी ज्योमेट्री, आप जो पूछना चाह रहे थे, क्योंकि इस केस में किसी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अब्सेंट है। ये तब है जब किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। और उसके बाद अगर मैं कहता हूं, देखिए ए बी टू एल पी की बात कर रहा हूं, ए बी थ्री एल पी की बात कर रहा हूं, ए बी टू एल पी ट्वाइस की बात कर रहा हूं, और आपका ए बी फोर एल पी की बात कर रहा हूं, ए बी फाइव ए बी थ्री एल पी ट्वाइस की बात कर रहा हूं बेटा, और यहाँ ए बी टू एल पी थ्राइस की बात कर रहा हूं। तो क्या क्या होनी चाहिए शेप इनकी, मैंने क्या कहा वहां पर, वहां मैंने कहा ज्योमेट्री बेटा, एग्जांपल की जगह मैं ज्योमेट्री तो एग्जांपल लिख रहा था, लेकिन मैं चलो ज्योमेट्री लिख रहा हूं। यहाँ इस केस में क्या लिखूंगा मैं, हाइब्रिडेशन बताओ इस पे क्या होगा, जैसे वहां बताया आपने फटाफट हाइब्रिडेशन, इधर बताओ क्या होगा, कितने बॉन्ड पेयर हैं, बी टू लिखा तो दो, और एलपी कितना है, एक, टोटल कितना हुआ, तीन, तो तीन का मतलब कितना हुआ आपका, तीन का मतलब एस पे टू आपका क्या होगा, इस पे क्या होगा बेटा, एस पे, इस पे क्या होगा बेटा, नहीं चार ही तो हुआ, दो तो चार ही, इस पे क्या होगा बेटा, इस पे कितना होगा, दो का तो बेटा पांच ही है, चार एक पांच, तीन दो पांच, इस पे क्या होगा बेटा, इस पे आपका एसपी थ्री, तीन और तो पांच, टी टू क्यों होगा, एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी होगा,
ठीक है। यस सर। अब आपका यहाँ मैं क्या लिखूंगा? शेप। शेप। इसे क्या कहेंगे आप? इसे क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे? NH3 इसके सिमिलर है क्या? NH3 NH3 में N के पास एक लॉन पेयर होता है, जी जी सर। 3 बॉन्ड पेयर हो गए। यस सर। तो NH3 की कैसी होती है शेप? पिरामिडल। पिरामिडल। पिरामिडल होती है बेटा। पिरामिडल होगी आपकी। इसे क्या कहोगे आप? इसे क्या कहोगे? क्यों? sp3 है, वी शेप। इसे क्या कहोगे बेटा? सी शो। कौन सा होता है सी शो? झूलने वाला। झूला झूलने वाला। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे टी शेप। इसे क्या कहोगे बेटा? लीनियर। अब तुम्हारे सामने बोर्ड पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट वाली sp2। sp2a वाली वी, वो भी वी एंगुलर। ये भी एंगुलर है बेटा, एंगल बनाते भी है, एंगुलर है बेटा। आज तो आप लोगों की समझ में यही बात हो होगा कि थोड़ा फास्ट तो नहीं है ना? फास्ट नहीं पढ़ा है ना? कभी आपको लग रहा हो कि फास्ट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। इस बात को ध्यान दें आप, पढ़ा नहीं रहा। आज तो आप मुझे देख लें कि आप कितनी डेप्थ तक आप लोगों को चलना है। और जब भी मेरा लेक्चर लगाओ पहले लगाओ, इस टाइम तक थक जाते हो शायद आप लोग। यस सर। हैं? थकना नहीं है, देखते ही एकदम एनर्जेटिक होना पूरा। देख बेटा, अब जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, देख मैंने बताया कुछ ट्रिक आपसे, बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है। और ClF3 की आपने मेरे से बतानी कि व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3, जो बताएगा वो समझ लो उसकी समझ में कॉन्सेप्ट आ गई। मैंने लिखा ClF3, तो ये तुम्हारे सामने बोर्ड का सब कुछ लिखा हुआ है। ClF3 में Cl के ऊपर आपने बताना है हाइब्रिडेशन क्या होगा, यानी इनमें से, इन मॉलिक्यूल्स में से किस मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग है ClF3। अगर आप देखते हो सर ये तो ClF3 तो ऐसे नजर आ रहा, AB3 जैसा ऐसे नजर आ रहा ना, वही ClF3, Cl के साथ 3 आपके F हैं, यहाँ 3 B है, तो क्या हुआ ClF3 तो AB3 के जैसा नजर आ रहा। AB3 के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल, बस ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। दो लोन पेयर भी था। इसको दो लोन पेयर भी है। एक वही एक मैंने सिर्फ 20 मिनट हुए पढ़ाते हुए एकदम बता दिया सर, दो लोन पेयर है इसके पास। सर एक मिनट। नहीं सही बता रहा है तुम, दो ही लोन पेयर है। आप ऐसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं ऐसे नहीं कभी मिसगाइड करूंगा आपको। दो लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो किसके अकॉर्डिंग है? ये है ClF3 इसके अकॉर्डिंग है बेटा। कैसे पता चला? Cl कितने है टोटल हेलोजन एटम आपके? 3 और 3 और 1 4, 7 4 जा 28 हो गया। 28 को किससे डिवाइड किया आपने? 8 से। कितना हुआ? 7 3 28। 7 कोई बात नहीं बेटा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी होना चाहिए ना, क्योंकि पहले मैंने कहा बेटा, मैंने पहले क्या कहा, हमेशा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो बेटा तो लिखेंगे आप Cl+3 इंटू F लिखेंगे, ऐसे लिखना लीनियर। Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बेटा, और ClF के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही है, और आपका ये आपका टोटल जो हुआ 28 हुआ, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर आई है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को पहले डिवाइड करना 8 से, 8 से डिवाइड करके जो आंसर आया वो तो आया आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ये तो बता रहे आपको बी को, ये तो बता रहे बी को, ये बता रहे एलपी को। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लॉन पेयर कितने हैं? 2। तो ClF3 किसके अकॉर्डिंग है? AB3 LP ट्वाइस के अकॉर्डिंग है। तो AB3 LP ट्वाइस की ज्योमेट्री कैसे है? टी शेप है, टी शेप। तो एकदम से ही देखते बता दें, बट फिर क्वेश्चन वही आएगा कि टी शेप ही क्यों है।
ना यस सर। आप कहोगे सर आज तो आप हमें वैसे ही थोड़ा सा हमारा डिमोरलाइज कर रहे हो, है ना? नहीं सही नहीं, डिमोरलाइज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ये सीख लेना। डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होगा, सीख जाओगे केमिस्ट्री बढ़िया से। और जी सीख है ना, टी शेप हुई, जी वाइब्रेशंस क्या हुआ, sp3d। sp3d के लिए क्या थी ज्योमेट्री, क्या कहोगे पहली लाइन कि ClF3 में, देखो ध्यान से फिर कहोगे आप, ClF3 में Cl के जो ऊपर है कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3d हाइब्रिडेशन है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशंस द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल शुड बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडेशंस के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो पहली लाइन में क्या बोलना, संकरण यानी हाइब्रिडेशंस के अकॉर्डिंग AB3LP ट्वाइस आपका बना, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन द ज्योमेट्री ऑफ ClF3 molecule should be trigonal bipyramidal due to the presence of two lone pair of electrons on the chlorine atom, its geometry distorted। geometry कैसी होगी, distort। after the distortion its shape will be T shape। लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट बात है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूं आपसे, इसके बारे में तो कम से कम 3 पेज लिखवाए जाएंगे कि आपको कैसे टी शेप ही क्यों सिलेक्ट किया आपने, टी शेप ही क्यों सिलेक्ट किया आपने। देखिए क्या कहा, ध्यान से देखो इधर, अब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल बढ़िया एनर्जी के साथ, है ना, शंख पुष्पी पीक आया करेंगे यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। यस सर। आपको पता चल गया ना अच्छा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो देखो ध्यान से रखो एक बात, अभी भी चलो आज तो मेरे बच्चों का तो उधर टेस्ट है, लेकिन जब हम क्लास में होंगे ना तो आपको टाइम नहीं देखना बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक दिन में, क्योंकि एक लेक्चर में कम से आपके पास ना 1.5 घंटे का एक लेक्चर है, तो केवल आप एक चैप्टर को 4 लेक्चर से ऊपर तो देंगे ही नहीं, यस मैक्सिमम 4 लेक्चर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, आपने क्या कहा, ClF3 है बेटा, ClF3 में Cl पर हाइब्रिडेशन आपका sp3d आया, आया बेटा, और किसके अकॉर्डिंग हुआ ये आपका AB3LP ट्वाइस हुआ। देखो ध्यान से, ये तो हो गया ट्राइगोनल, यहाँ Cl है और ये आपका बाय पिरामिडल, ये स्केलेटन है, ढांचा है किसका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का। ट्राइगोनल तो कहते हैं 3 कोनों को, और बाय पिरामिड कहते हैं एक पिरामिड ऊपर है। ये तीनों के तीनों आप कैसे प्लेन में बेटा, तीनों क्या है, ये प्लेन में है। एक इसके ऊपर पिरामिड बना हुआ, एक पिरामिड नीचे बना हुआ है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप क्या कहोगे, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे तीनों बॉन्ड पेयर ऐसे रखने, एक बॉन्ड पेयर तो यहां रख दिया, एक F तो मैंने यहां रख दिया, चलो यहां मैंने लोन पेयर रखा, यहां लोन पेयर रखा, यहां आपका ये और ये। लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री को या शेप को डिटरमाइन नहीं करेगा, लोन पेयर कभी भी शेप को डिटरमाइन नहीं करेगा। कितने बॉन्ड पेयर हुए, तो तीनों किस में है, प्लेन में। तो इस इन बॉन्ड पेयर के हिसाब से क्या होनी चाहिए ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। एक बार आपके पास संभावना है कि दोनों लोन पेयर को यहां आमने सामने रख दिया, दूसरी बार प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, दोनों लोन पेयर को आप प्लेन में रख लो, एक को यहां रख दिया, एक एफ को यहां रखा, एक एफ को यहां रखा। तीसरी संभावना बन सकती है क्या, कोई देख के बताओ, अच्छा जैसे आप सारे साइंस के स्टूडेंट हैं। मैंने कहा कि एक प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि दोनों लोन पेयर एक्सियल हो गए, एक्सियल का मतलब एक्सिस में ऊपर नीचे हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी कही दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब प्लेन में हो गए। यहां रखो चाहे दोनों को यहां रखो, यहां रख दिया, या फिर आपका देखिए यहां इधर रख दिया, कहीं भी यहां रख दो इधर रख दो, एफ को वहां लगा दो, एक ही बात होती है। तीसरी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्या, बन सकती है, एक प्लेन में एक लोन पेयर प्लेन में रख लो, एक पिरामिड एक को एक्सिस पे रख दो। 3 के बाद चौथी अगर कोई आपके दिमाग में बन रही हो तो मुझे बताओ, मैं बना रहा हूं, और फिर मैं कहूंगा देखो इसी से किसी से मैच कर रही है। Cl मैंने यहां लिखा, एक आपने कहा सर यहां रख लो, और एक यहां रख, ये 3 इसकी यानी टोटल जो पॉसिबल जो ज्योमेट्री है, पॉसिबल जो शेप है ClF3 की, कितने हैं, 3। इन तीनों में से भी मैंने सिलेक्ट कौन सी करी,
ये वाला, क्योंकि ये इंग्लिश का क्या था, टी बना, ये ऐसे वाला टी बना, लेखता हुआ टी बना, ठीक है। तो लेकिन आपने ये ब्रेन लगाना है कि यही वाली आपने क्यों सिलेक्ट की जी, यही वाले क्यों सिलेक्ट किया आपने, सर क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, और जिनमें रिपल्सन सबसे कम होगा वो मोस्ट स्टेबल हो। लेकिन इस बात को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ बीच वाले शेप में सबसे कम रिपल्सन है, सबसे कम रिपल्सन है, बताओ। सर इनके एंगल से एंगल, चलो खैर ऐसी बात, आप लोगों को रजिस्टर अलग से लेकर आएंगे, ठीक है, सेपरेट चाहे प्लेन पेपर लेकर आएंगे। हाँ, फर्स्ट वाली की भी हाँ सर रिपल्सन है, लेकिन सबसे कम रिपल्सन किसमें है? सर एंगल देखेंगे, जो पिरामिड में बनेगा उनमें 90 डिग्री एंगल होगा। हाँ, पसंद नहीं और इसमें जो 180 पे है, यहाँ पर ये दोनों कितने पे है, 180 पर है, और 180 और 120 पे कोई रिपल्सन होता ही नहीं। यहाँ कितने पर है, ये इससे कितने पे 90 पे है, ये इससे कितने पे 90 पर है, दो जगह रिपल्सन है। यहाँ ये इससे कितने पे है, ये इससे कितने पे है, ये इससे कितने पर है, ये इससे कितने पर है, यहाँ चार जगह रिपल्सन है। रिपल्सन कहाँ ज्यादा हो गया, है ना, तीसरे वाले में रिपल्सन से। तो अगर मंडे में मेरा लेक्चर हुआ तो बेटा सभी से आपसे यही है कि अगर आप वाकई में ही एक कुछ करना चाहते हो, पता नहीं यार उधर वाले स्टूडेंट परेशान कर रहे यार, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि हम कुछ करें बने, तो फायदा उठाओ बेटा, ठीक है, सही है, तो फायदा उठाओ, और फायदा नहीं उठाना पता क्या करना है, मैंने एक ही बात कही आपसे, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस बिना हिचकिचाए, ठीक है, अगर जो भी मुझे चैप्टर में शुरू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, ये तो मेरा वैसे लेक्चर था कि आप लोगों से मैं रूबरू हो जाऊं और मैं भी देख लूं कि आप लोग स्टैंड कहाँ कर रहे हो, ठीक है। ये मेरा सिर्फ आज का तो ये था डेमो एक किस्म से, मैं आप क्योंकि मुझे हाँ, और मैं हाँ तभी करूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुन ले, मैं आप लोगों के बीच में आने की परमिशन इन लोगों को तभी करूंगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, नहीं तो देखो मेरी कोई वो तो है नहीं कि हाँ भाई मैं कोई मजबूर हूँ या मुझे आके पढ़ाना ही है, ऐसे तो कुछ नहीं हो, तो मेरी चॉइस है, बट मेरी चॉइस में अपनी चॉइस को तब सेलेक्ट करूंगा जब आप मेहनत करें, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाह रहे हो, अगर चाह रहे हो कि आने सर के साथ में हमें केमिस्ट्री में अच्छा करना है, तो बिना हिचकिचाए बेटा कहीं से भी कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, बिना हिचकिचाए। और बाकी आप ये नहीं कि हाँ भाई आज केमिकल बॉन्डिंग सुबह हुई, अगर नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो भी चैप्टर मुझे दिया जाएगा या उनसे कह दो कि सर को जो भी चैप्टर दिया जा रहा है सेपरेट करके, ताकि मैं फिर आप ब्रीफ नोट्स आपको स्टार्टिंग से टेक्निकली लिखवाता चला जाऊं, और फिर आप क्वेश्चन सीट्स मैं अपनी तरफ से दे दूंगा आपको, क्योंकि एलिवेशन केमिस्ट्री के नाम से अगर कहीं मांगोगे तो एलिवेशन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा बुक बिकने वाली बुक है, और जो लिखी गई है वो, यानी मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ वो मेरे द्वारा लिखी है, तो मैं आप लोगों को इसे स्पेसिमैन में सबसे दूंगा, अगर स्पेसिमैन भी दूंगा तो हर चैप्टर की मेरे पास दोनों वर्जन में हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी में लेफ्ट पेज है हिंदी का, राइट पेज है इंग्लिश का, आप चैप्टर पढ़ें और आप मुझे कहो सर हमें 100 क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के, तुम्हें 100 ही क्वेश्चन मिले, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपके मम्मी पापा का आपके साथ कैसे ड्रीम, क्योंकि मेरी बिटिया भी 11th में है, अभी मेरी बिटिया 11th में है, तो मैं समझ सकता हूँ, मेरी बिटिया जेई की तैयारी कर रही है और फिट जी से कर रही है, अब जो कल उसका टेस्ट हुआ था ना, कल फ्राइडे को, हर फ्राइडे टेस्ट होता है, तो उसकी ऑल इंडिया तीसरी रैंक थी, तो मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि, है ना, मैं आपसे यही यही कहूंगा कि आप जम के मेहनत करो, क्योंकि मैं जैसा मेरी बेटी आप भी बस बेटी की तरह ही हैं भाई, जब मेरी बेटी 11th में है तो आप भी कहाँ 12th 11th ही समझो, है ना, जितना मेरा फायदा उठा सकते हो सीधी सी बात है ना, और सामने बैठकर बिल्कुल, और मस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी, मस्ती चलेगी तो 1.5 घंटे के बाद चलेगी, मस्ती वैसे मैं मस्ती करते रहता हूँ, लेकिन मस्ती करना तो पिज्जा विजा खाना बाहर बैठ कर वैसे मस्ती वो होती है, लेकिन जैसे क्लास में हो सीरियस, ठीक है, गर्म पानी की बोतल लेकर घूंट घूंट पीते रहो, ठीक है बेटा, और लेकर आना रजिस्टर, नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा होगा तो रजिस्टर सेपरेट रखेगी, मेरा वाला मेरा अलग रखेगी, ठीक है, बाय।